राधे राधे, जय श्री राधे। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और हम देख रहे थे एनसीईआरटी क्लास 7 और चैप्टर 7। इससे पहले 6 चैप्टर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ये किसी भी वनडे की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्लास 7 के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। और जिनको क्वेश्चन आंसर करना होगा, सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। और एनसीईआरटी की ये निचोड़ है। एनसीईआरटी बुक हम सभी पढ़ लिए हैं क्लास में, है ना, लाइन बाय लाइन बुक को। तो अगला जो चैप्टर है, ठीक है आवाज, अगला चैप्टर है जंतुओं और पादपों में परिवहन। ठीक है, यही पढ़ना था, जंतुओं और पादपों में परिवहन। जंतु जिसमें जानवर, हम लोग भी एक प्रकार के जंतु हैं। पादप क्या होगा? पेड़ पौधा। हृदय और रक्त वाहिनियों के संयुक्त रूप से परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? हृदय और रक्त वाहिनियों इस संयुक्त रूप को ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्वेश्चन आता है जनरल कंपटीशन में, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोजी इससे संबंधित कौन है? विलियम हार्वे। बातों पर ध्यान देते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक आपको चित्र दिख रहा है और इसमें एक ब्लू वाला दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है? लाल वाला। ये देखिए, धमनी जो है इसमें शुद्ध होता है, ब्लड कैसा होता है? शुद्ध। और शिरा में क्या होता है? में अशुद्ध वहन होता है। जहाँ महा लग जाए, महाधमनी या पल्मोनरी, उसमें उल्टा याद रखेंगे, है ना। इस चित्र में धमनी लाल रंग का दिखाया गया और सीरा जो है नीले रंग का दिखाया गया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं ब्लड परिसंचरण तंत्र के तहत। ब्लड पहला पदार्थ की रक्त वह तरल पदार्थ है या द्रव है? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड क्या है, तो याद रखेंगे खून या ब्लड एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक, जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है और यह पाचित भोजन क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। यह पाचित भोजन क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त इस शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। इतना बात आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा ना। बातों को बस सुनते चलिएगा, काम हो जाएगा। बार बार चीज़ें देखने सुनने से याद हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। रक्त के दो भाग, एक द्रव भाग, रक्त के द्रव भाग को प्लाज्मा कहते हैं, और ठोस भाग, रक्त के ठोस भाग को रुधिराणु कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी ना, रेड ब्लड सेल, यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसकी कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये कोशिकाओं में क्या पाया जाता है दोस्त? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पिछली चैप्टर में ये बात हम पढ़े हैं, तो थोड़ा सा लगातार देखिएगा। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आप सभी जानते हैं कि जो ब्लड है उसका रंग लाल क्यों होता है। लाल रक्त कोशिकाओं के एक विशेष प्रकार का प्रोटीन या वर्णक पाया जाता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। ठीक है। और इसका जीवन काल भी यहाँ पे दे दिया होता। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC, ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में
प्रवेश कर जाते हैं। यानी रोगाणुओं से लड़ने का काम जो करता है वो WBC करता है। रक्त पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स, यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, जमने में। कहीं कहीं कट जाता है और खून बहने लगा तो उसको जमना जरूरी है, नहीं जमेगा तो क्या होगा? ब्लड पूरा बहते जाएगा, ज़्यादा ब्लड बह जाएगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा फिर। रक्त के कार्य, रक्त का कार्य परिवहन का कार्य करता है। रक्त क्या कार्य करता है? परिवहन का। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर हर कोशिकाओं तक पहुंचाना, हर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाना, ये काम रक्त का ही है। मांसपेशियों में बने अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के उत्सर्जन अंग तक पहुंचाना, ये भी रक्त का ही कार्य है। खाद्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, ये भी रक्त का ही कार्य है। इतना रक्त का कार्य ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। रक्तवाहिनियां, रक्तवाहिनियां मतलब वो जो भेन है, नस है, जो रक्त शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, उसे रक्तवाहिनियां यानी नाड़ी कहते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां यानी जो नस होती है पाई जाती हैं, एक धमनी और एक सीरा। ध्यान देंगे साथियों, धमनी और सीरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध, ध्यान से देखिएगा लाइन, धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। यानी धमनी में जो रक्त होगा उसमें ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीकृत होगा, उसमें ऑक्सीजन होगा। क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, इसमें अधिक दाब होता है, अतः धमनियों के भित्तियां यानी दीवारें मोटी और प्रत्यास्था होती हैं। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि धमनी की दीवारें मोटी होती है या सिरा का? तो धमनी मोटी, याद रखेंगे। धनी मनी आदमी मोटा होता है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है, याद करने के लिए। धमनी धनी मनी आदमी शुद्ध होता है तो शुद्ध रक्त पाया जाता है। और कि दीवारी कैसी होती है? भित्तीय दीवारी मोटी होती है, प्रत्यास्थ मतलब थोड़ा सा लचीला होती है, उसे फ्लो होगा तो थोड़ा बढ़ेगा। इतनी बात याद रखेंगे। प्रति मिनट स्पंदन की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति का स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होता है। वही ब्लड प्रेशर यानी BP कितना होना चाहिए? 72 से 80 होना चाहिए। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, सिराएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सिराएं कहलाती हैं। और सिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली और सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। और यह भी याद रखेंगे, सिरा में जो ब्लड होगा वो अनऑक्सीजनेटेड होगा, तो वो शुद्ध नहीं क्या होगा? अशुद्ध होगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक बनावट परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का चित्र। ये हृदय है और जो दिल है, हृदय है, ऐसा होता नहीं है, फिश यानी मुट्ठी के आकार का होता है ये ना। ये तो बना दिया है वो वाला, हो जौन बचपन में तिरवा वाला बना दिया ही हम तो के दिल विदा करता नहीं, हाँ ऐसे बना दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिश के आकार मुट्ठी के आकार का होता है। ऐसा कुछ चक्कर में पड़ना नहीं, बर्बाद करके रख देगा ना। एक बात नहीं मानना, दिमाग से चलने का। आओ छोड़ो सब। परिसंचरण तंत्र के व्यवस्था का चित्र, यह है परिसंचरण तंत्र के व्यवस्था का चित्र। ये देखो फुसफुस सिरा और फुसफुस धमनी। जब भी फुसफुस लग जाएगा तो उल्टा याद रखेंगे, जैसे धमनी में शुद्ध खून था, फुसफुस लग गया तो अशुद्ध, उल्टा याद रखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में पोलनोमरी। ये फेफड़े हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, धमनियां छोटी छोटी वाहिनियों यानी वेन्स में विभाजित हो जाती हैं, ऊतकों में पहुंचकर पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं?
केशिकाएं इंग्लिश में कैपिलरीज। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है जो रक्त को हृदय में ले जाती है। अब धमनी और शिरा में थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं। क्या? धमनी और शिरा में अंतर। धमनी हृदय से ऑक्सीजन वाला रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है, जबकि शिराएं शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त हृदय तक ले जाती है। आने का अर्थ पूरा साफ साफ आपको लिखा हुआ दिख रहा है, कोई उतना हार्ड लैंग्वेज नहीं है, एकदम नॉर्मल है। धमनी हृदय से ऑक्सीजन वाला रक्त, धमनी जो है हृदय से क्या करती है, ऑक्सीजन वाला रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाती है। जबकि क्या करता है, जो शिरा है, क्या करता है, शिरा है वो क्या करता है, सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त हृदय तक ले जाती है। धमनी में रक्त का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब से होता है। याद रखेंगे, धमनी में क्या होता है, प्रवाह दर तेज होता है, दाब अधिक होता है, दीवारें मोटी होती हैं। जबकि शिरा में रक्त प्रवाह धीमी होती है और कम दाब से होता है, तो इसलिए धमनी की अपेक्षा शिरा पतला भी होता है। धमनी की दीवारी मोटी लचीली है ना, धमनी की दीवार कहते हैं मोटी लचीली, जबकि शिरा की दीवार पतली और काटयुक्त। देखिए कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, तो ये बात याद रखेंगे। धा से धा नहीं मानी, धा नहीं मानी आदमी मोटे होते हैं, शुद्ध होते हैं, ऐसे याद करने के लिए। शुद्ध जरूरी नहीं है ना, शुद्ध होते हैं, इसमें जो रक्त बनता है वो शुद्ध बनता है। ठीक है, बड़ी काम करता है ये सब कुल जो नमोनीज है, धीरे धीरे कुल ट्रिक वाला। कोई एग्जाम में अलग ही दिमाग रहता है। अभी पीपीएससी के 31 मार्क है, कई गो ऐसे ऐसे भी हो जाता है, मिस्टेक भी हो जाता है, सही भी हो जाता है ना। तो ये वाला जो है ना, इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है और ज़्यादा दुख है। जो हार्ड है, जो किसी को याद नहीं वो गलती हो जाती, चलो कोई बात नहीं, हमारे थोड़ी ना भली, और क्यों क्यों भली। हे राधे, कोई दिक्कत? और जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हृदय। हृदय एक पंपिंग अंग है जो रक्त के साथ पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। हृदय प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। ध्यान जाइए, जिस दिन ये धड़कना छोड़ दे, काम करना बंद कर दे, आराम करने लगे, सदा के लिए आदमी आराम करने लगता है। तो प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। हृदय में वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष मतलब वकल का सॉरी चेस्ट कैविटी में यहाँ पे हृदय स्थित होता है। हृदय 4 कक्षों में बट जाता है या बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष को आलिंद कहते हैं और निचले 2 कक्ष को नीलय कहा जाता है। बातें देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे तो आगे की क्लास में भी आपको मदद करेगी। भाई आलिंद कहाँ होता है और नीलय कहाँ होता है, देखेंगे समझेंगे तभी होगा। हृदय कितने कक्षों में बटा होता है, तो 4 कक्षों में बटा होता है। हाँ, पूछता है कि मानव में हृदय कितने चेंबर, 4 चेंबर है ना। चेंबर याद रखेंगे, इसमें 4 चेंबर होते हैं। सबसे ज़्यादा चेंबर किस में होता है, कमेंट करके बताना। तो देखो हृदय 4 चेंबर में होता है, इसमें 2 आलिंद कहलाता है और निचले कक्षों बटा नीलय होता है। बाया आलिंद, दाया आलिंद, बाया नीलय और दाया। ये हृदय की पूरी फिगर भी नहीं आ पा रही है, ये एंड्रॉयड अभी है थी। अगर ये पीसी में खोलेंगे तो आ जाएगा, लेकिन पीसी में खोलेंगे तो इतना छोटा दिखेगा। यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे ये महाशिरा है, वहाँ महाधमनी है, ये दोनों फुसफुस धमनी, ये फुसफुस शिरा, बाया अलिंद, बाया नीलय। इधर देखेंगे बाया नीलय, पक्षों के बीच में विभाजन की दीवार, और ये दाया नीलय और महाशिरा। तथा जो भी दोस्त चाहते हैं पीडीएफ लेना, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इसको पेमेंट करके ले सकते हैं। सभी क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा। देखिए हृदय स्पंदन, लयबद्ध हृदय को सिकुड़ने और फैलने की क्रिया को हृदय स्पंदन कहते हैं। ठीक है, हृदय की धड़कन सुनने वाली मशीन स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन सुनने वाली मशीन को क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। ये आप गांव में से आल्ला कहते हैं कि स्टेथोस्कोप, आपने ये देखा होगा।
रक्त परिसंचरण की खोज, ये पहले ही बता दिए हैं कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। बहुत बार जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। स्पंज और हाइड्रा में रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता। स्पंज और हाइड्रा में रक्त परिसंचरण नहीं होता है। नेक्स्ट है जंतुओं में उत्सर्जन। उत्सर्जन हमारे शरीर में अनुपयोगी पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जो भी अनुपयोगी है, वेस्टेज है, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जैसे यूरिया का मूत्र के माध्यम से बाहर निकलना, अथवा सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहते हैं। रक्त से नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ विभिन्न अंगों द्वारा बाहर निकाला जाता है। इन अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब कितना अच्छा चाहिए बताइए, इतना अच्छा तो लिखा हुआ है। मानव उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत गुर्दा, मूत्राशय, मूत्रनली आदि उत्सर्जन अंग आते हैं। हमारे शरीर में दो गुर्दा, गुर्दा को ही ब्रिक कहते हैं, किडनी होता है, जो रक्त के हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया को छानने का कार्य करता है। हानिकारक पदार्थों को रक्त से छानकर मूत्राशय में जमा करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। साथियों, हमारे दोनों किडनी प्रतिदिन लगभग 1100 से 2000 लीटर रक्त छानने का कार्य करता है। अगर किडनी खराब हो जाए तो डायलिसिस करना पड़ता है, जैसे बाबा प्रेमानंद का है, और भी बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन प्रसिद्ध और पॉपुलर याद रखेंगे। प्रत्येक 4 मिनट में एक बार गुर्दे में शुद्ध होने के लिए, अर्थात लगभग 5.5 लीटर रक्त गुर्दे में शुद्ध होने में 4 मिनट समय लगता है। त्वचा के निचली परत में श्वेत ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड होती है, जिसमें हमें पसीना आता है। जिससे क्या आता है? पसीना आता है। श्वेत में जल और लवण होता है। पसीना के कारण हमें शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है ना। पसीना के कारण क्या होता है? शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास समय है तो एनसीईआरटी भी, उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। ये निचोड़ है उसका, क्लास नोट्स है। गर्मियों में पसीना में उपस्थित लवण के कारण ही रंगीन कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा, हमारा पसीना तो बहुत ही ज़्यादा है ना। ये ब्लैक अगर टी शर्ट या शर्ट पहन ले तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है गर्मी में। डायलिसिस यानी अपोहन। डायलिसिस यानी अपोहन। अगर किडनी काम नहीं कर रही, अच्छा किडनी वो नहीं है, फिल्मिया वाली नहीं किडनी, किडनी है ना। अगर किसी व्यक्ति के ब्रिक काम न करने की स्थिति में डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त को शुद्ध करने की विधि को अपोहन कहते हैं। अपोहन की क्रिया डायलिसिस मशीन द्वारा किया जाता है, जो रक्त के अवशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करता है। डायलिसिस मशीन कृत्रिम ब्रिक का कार्य करता है। कभी कभी हमारे शरीर से हाथ और पैर सुन्न और उसमें झिनझिनी उत्पन्न होने के कारण ऑक्सीजन और पोषण युक्त रक्त नहीं मिलना या कम मिलना। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे शरीर में हाथ सुन्न और उसमें झिनझिनी उत्पन्न होने के कारण क्या है? ऑक्सीजन और पोषण युक्त रक्त नहीं मिलना। अब बैठे हैं चुका मुखी, भोज उज में खाए बैठे है ना, तो गुड़वा सुन्न हो जाता है, झंझना जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि रक्त नहीं उतना परिसंचरण हो पाता है। पदार्थों में पादपों में पदार्थों का परिवहन। पादपों में पदार्थों का परिवहन, पादप मतलब पेड़ पौधा। साथियों ध्यान से देखेंगे कर पौधे में परिवहन युक्त रूप में जाइलम एवं फ्लोएम कोशिकाएं द्वारा होता है। पौधा में परिवहन का जो मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? एक जाइलम और एक फ्लोएम। पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल पोषक तत्व पत्तियों तक कोशिकाओं द्वारा पहुंचाए जाते हैं। जल और खनिजों का परिवहन। काफी तेजी से तो नहीं हो रहा है ना?
देखेंगे। पादप जड़ों के मूलोरोम जल और खनिज अवशोषण होता है। पादप में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन ऊतक बनाती है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होते हैं उसे जाइलम दारू कहते हैं। जाइलम का ही नाम हिंदी में दारू है, ठीक है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए कौन होता है? संवहन ऊतक जाइलम। एकदम यही हूबहू लाइन पूछा गया है अभी। आज आज डेट कितना है? 15 है ना? 15 है, तो जो 13 को पेपर था 71वीं बीपीएससी 2025, है ना, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इतने 7 क्लास में से एक ही नहीं, बहुत 2-4 और क्वेश्चन आएंगे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आ गया तो दिमाग पे बता दिए। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन परिवहन के लिए पादपों में संवहन ऊतक होता है, इसे फ्लोएम कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन। पौधे में वायवीय भागों से जल रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। एक वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति। पौधे की पत्तियां सूक्ष्म छिद्र पाई जाती है जिसे रंध्र कहते हैं। रंध्रों के माध्यम से श्वसन तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल संचलन जाइलम ऊतकों से रंध्रों तक हमेशा होता रहता है। पौधे की जड़ चोटी तक जल का प्रवाह वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे का तापमान स्थिर रहता है। तो साथियों, जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा ना, कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमेशा आदमी इधर उधर बिजी रहता है। कॉल तभी करना है जब कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो। इस पर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, यहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अब क्या है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, इसे भी देख लेते हैं। कह रहा है कि हृदय किसे कहते हैं? हृदय शरीर का पंपिंग अंग है जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, ठीक है। दूसरा है कि हृदय कहाँ स्थित होता है? हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, चेस्ट कैविटी। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीले। धमनी किसे कहते हैं? धमनी वे रक्त वाहिनियां हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। सीरा किसे कहते हैं? तो सीरा वे रक्त वाहिनियां हैं जो रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त शरीर से हृदय की ओर ले जाती है, शरीर से इकट्ठा करके हृदय की ओर ले जाएगी। धमनी और सीरा में अंतर आप लिख सकते हैं। धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, जबकि सीरा कार्बन डाइऑक्साइड ले जाती है रक्त। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? नाम याद रखेंगे, विलियम हार्वे। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? रक्त में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। हृदय की धड़कन मापने का यंत्र स्टेथोस्कोप क्या होगा? हृदय की धड़कन मापने का जो यंत्र है वो है स्टेथोस्कोप। हृदय स्पंदन किसे कहते हैं? हृदय के सिकुड़ने और फैलने के लयबद्ध को हृदय स्पंदन कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार, है ना। 72 से 80 भी हो जाएगा, थोड़ा सा कम बेसी होगा तो घबराना नहीं है। 72 से 80 बार। गुर्दा किसे कहते हैं? तो गुर्दा एक अंग है जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र बनाता है। मूत्र में कितनी प्रतिशत जल होता है? तो मूत्र में 95% जल होता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो शरीर से अनुपयोगी विषैले पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। मूत्र में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं? तो मूत्र में 95% जल, 2.5 यूरिया और 2 में अन्य अपशिष्ट पदार्थ
होते हैं। डायलिसिस किसे कहते हैं? तो जब गुर्दे काम नहीं करते तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अपोहन किसे कहते हैं? अपोहन डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। रक्त में कौन सा वर्णक लाल रंग देता है? तो हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन वर्णक मतलब पिगमेंट रक्त को क्या करता है? लाल रंग देता है। रक्त थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? तो प्लेटलेट्स थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन पूछे तो विटामिन के। रक्त में कौन सी कोशिकाएं रोगाणुओं को नष्ट करती है? तो WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं को नष्ट करती है, लड़ने की क्षमता इसमें होता है। रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का जो मुख्य अंग कौन सा है? वो है गुर्दा किडनी। अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का मुख्य अंग है। पसीने का मुख्य कार्य क्या है? तो पसीना का मुख्य कार्य है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। गर्मियों में पसीने के कारण कपड़े पर सफेद धब्बा क्यों दिखते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि पसीने में लवण के कारण गर्मियों में कपड़े पर सफेद धब्बे दिखते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन है? रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग जो है वो हृदय है। हाथ पैर शून्य होने के कारण क्या होता है? तो साथियों, हाथ पैर शून्य होने का जो कारण है वो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से युक्त रक्त की कमी है। संवहन किसे कहते हैं? जल, खनिज, भोजन, पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचने की प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान देंगे। अरे पौधे में जल का संवहन कौन सा ऊतक करता है? तो जाइलम और कौन करता है? जाइलम ऊतक जल का संवहन करता है। पौधे में भोजन का संवहन कौन करता है? तो फ्लोएम ऊतक भोजन का संवहन करता है। पौधे में जल और खनिज का अवशोषण कहाँ से होता है? तो पौधे की जड़ों, मूलों जल खनिज का शोषण होता है। विसरण किसे कहते हैं? विसरण द्रव का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो पत्तियों से वाष्प के रूप में जल के बाहर निकलने को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कब बढ़ जाती है? तो तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है। रंध्र किसे कहते हैं? तो पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। दिन और रात वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दिन में रंध्र खुल जाते हैं जिसपे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, जबकि रात में यह कम हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला एक कारक तापमान वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे में अतिरिक्त जल बाहर निकल जाता है जो उनके लिए आवश्यक है। पौधे में जल संवहन कैसे होता है? तो जड़ों से जाइलम ऊतक के माध्यम से जल संवहन अन्य अंगों तक होता है। फ्लोएम ऊतक का क्या कार्य है? तो फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पूरे पौधे में पहुंचाने का कार्य करता है। पूरे ध्यान से देखते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में कौन सा अंग शामिल होते हैं? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में कौन सा अंग शामिल होते हैं? तो याद रखेंगे, पत्तियों के रंध्र वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का क्यों आवश्यक है?
ये पौधे में जो अतिरिक्त जल है बाहर निकालने के लिए वाष्पोत्सर्जन आवश्यक है। विसरण की प्रक्रिया किस में होती है? तो पौधे में जल और खनिज संवहन विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। ये छोटा छोटा एक एक क्वेश्चन है, लास्ट में हम इसका ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। अभी थोड़ा सा और देखिए, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? जाइलम जल खनिजों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। पौधे की जड़ों में कौन सा हिस्सा जल खनिज को अवशोषित करता है? तो जड़ों में मूलोरम जल और खनिज को अवशोषित करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर हवा के प्रभाव से कैसे बदलती है? हवा बहने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। वाष्पोत्सर्जन किस मौसम में अधिक होता है? तो गर्मियों के मौसम में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। पौधे में सूर्य का वाष्पोत्सर्जन क्या प्रभाव होता है? सूर्य के कारण दिन में रंध्र खुल जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाते हैं। पौधे के किस अंग में भोजन का निर्माण होता है? तो पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। पत्तियों में क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। वाष्पोत्सर्जन का कार्य किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन का कार्य रंध्रों द्वारा होता है। पौधे में जड़ का मुख्य कार्य है। जड़ का मुख्य कार्य जल और खनिजों का अवशोषण करना है। पौधे में तापमान बढ़ाने से किस क्रिया में तेजी आती है? तो तापमान बढ़ाने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में तेजी आती है। अब देखिए, अब आप लोग को क्या करना है, हमारे साथ आंसर लगाना है। पहले आप लगाइएगा, फिर हम लगाएंगे। अभी तक तो हमने आंसर लगाया, ठीक ना? चलिए बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। हे दुख भंजन मारुति नंदन। बहुत बढ़िया। अब कमेंट करते जाएंगे, साथ साथ करेंगे तो और अच्छा। चलिए देखेंगे। पूछ रहा है कि हृदय का क्या कार्य है? श्वसन, पाचन, पंपिंग, उत्सर्जन। हमने पढ़ा है क्या चीज? पंपिंग। हृदय क्या करता है? पंपिंग का कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष यानी चैम्बर, तो इसमें होते हैं 4 चैम्बर। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। हृदय के ऊपरी कक्ष क्या कहलाते हैं? हृदय के ऊपरी कक्ष क्या कहलाते हैं? फटाफट बताएंगे। नीलय कहलाता है या आलिंद कहलाता है? ध्यान से देखे होंगे, जो ऊपरी है वो आलिंद कहलाता है। धमनी किस प्रकार के रक्त ले जाता है? धमनी की दीवारें मोटी होती है, उसमें शुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड होता है। क्या लिखेंगे? धमनी ऑक्सीजन युक्त और शुद्ध भी होता है। ये दोनों देना चाहिए, ए और सी इसका, है ना? धमनी में कैसा रक्त होता है? ऑक्सीजनेटेड और शुद्ध। तो पहले मार लेते हैं ये, है ना? अगर ऑप्शन रहता तो ये भी ठीक है। धमनी में कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है, जब तक पोलनोमरी ना लगे, महाधमनी ना लगाए। सीरा, सिराएं किस प्रकार के रक्त ले जाती है? तो सीरा ऑक्सीजन युक्त नहीं, ऑक्सीजन युक्त नहीं ले जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है और अशुद्ध ले जाती है। यहाँ पे हम बी लगा सकते हैं, है ना? धमनी की दीवारें कैसे? धमनी की मोटी होती दीवारें, मोटी और लचीली, मोटी और लचीली। याद रखें, धमनी कैसे होती है? मोटी और लचीली। सिरा की दीवारें पतली होती है, ठीक है, पतली तो ठीक है, काटयुक्त या पतली और कठोर, इसमें क्या होगा बताइए? पतली और कपाट युक्त। करके हृदय स्पंदन को सुनने का यंत्र, ये हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन सुनने का है स्टेथोस्कोप। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो इन चारों ऑप्शनों में क्या लगाएंगे आप? विलियम हार्वे। इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रा और एक और पढ़े थे,
ना, हाइड्रा में नहीं पाया जाता है। हमारे शरीर से अनुपयोगी पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे उत्सर्जन कहते हैं। आइए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें टोटल क्वेश्चन होना चाहिए 40 को। अरे कि रक्त से हानिकारक पदार्थ को छानने का कार्य कौन करता है? रक्त से छानना है तो वो करता है किडनी यानी गुर्दा। ठीक है। एक दिन में गुर्दे लगभग कितनी रक्त छानता है? एक दिन में जो गुर्दा है वो कितना रक्त छानता है बता सकते हैं? होता है 1100 से 2000 लीटर। ये सारे पढ़े हैं आज ही के, ध्यान से देखेंगे। मूत्र में कितने परसेंट जल? 95% और 2.5% क्या हो गया? यूरिया और 2.5 अन्य। पसीना किससे निकलता है? तो पसीना निकलता है स्वेट ग्लैंड से, श्वेत ग्रंथि से। पसीना किस प्रक्रिया में सहायक है? तो पसीना ताप को नियंत्रित करने में सहायक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। डायलिसिस किसका कार्य करता है? तो ये कृत्रिम गुर्दा, कृत्रिम किडनी का काम करता है। डायलिसिस मशीन इसे छानने का कार्य करता है, तो रक्त को छानने का कार्य करता है। मूत्र में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ होता है? तो मूत्र में मुख्य रूप से यूरिया होता है। शरीर में हाथ और पैर में झंझनाहट किसके कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त संचार में बाधा। ये भी तो ठीक लग रहा है, ए और सी भी ठीक लग रहा है। दोनों में कौन ज़्यादा बेस्ट है ये देखिए। ऑक्सीजन की कमी लगा लेंगे। गुर्दे में कौन सा हानिकारक पदार्थ छाना जाता है? तो यूरिया छाना जाता है। ऑप्शन देखते हैं 21 का ऑप्शन यूरिया है, बिल्कुल यूरिया लगा लेंगे आप। हमारे शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? गुर्दे गुर्दे दूगो किडनी दिलवण को किडनी, दूगो किडनी। तो किस अंग में अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है? किस अंग में अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है? फटाफट आंसर देंगे। ओहो, किस अंग में अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है? मूत्राशय। पसीने में क्या उपस्थित होता है? पसीना में जल और लवण, ना, जल और लवण यही होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। कौन सा अंग रक्त को छानने का कार्य करता है? रक्त के छानने का काम करता है गुर्दा, किडनी। पौधे में जल और खनिज का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? बताइए। जाइलम ऊतक के द्वारा। पौधे में भोजन का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? बता सकते हैं? बिल्कुल फ्लोएम के द्वारा, उल्टा है। पौधे में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो मूल रोम के द्वारा। क्या हो जाएगा? 28 का डी होगा, मूल रोम। बिल्कुल। कार्य के वाष्पो उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों में रंध्रों के द्वारा, हाँ, एस्टोमेटा के द्वारा, छोटे छोटे छिद्र के द्वारा। वाष्पो उत्सर्जन की दर किस मौसम में बढ़ जाती है? सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, बसंत में? अच्छा क्वेश्चन है, मालूम होना चाहिए। गर्मी में। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। कार्य कि वाष्पो उत्सर्जन की दर की किस प्रकार के छिद्रों में होता है? बता सकते हैं? रंध्र। पौधे में जल और खनिज परिवहन किस विधि से होता है? ये होता है विसरण। वाष्पो उत्सर्जन की दर किस स्थिति में कम होती है? कम हो जाएगी रात में। रात में हो जाएगी ना। है तो इसका बिल्कुल सही है सी। आंसर भी अब आपको दिख रहा है। जाइलम और फ्लोएम तक किसके लिए आवश्यक है? बताइए फटाफट। अब तो आपके सामने आंसर है भाई। संवहन। पौधे में वाष्पो उत्सर्जन प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? उर्वरक। पौधे में जल के रूप में उत्सर्जन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? वाष्पो उत्सर्जन। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में जल के रूप में उत्सर्जन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ये हो गया ना 36 का।
आपने आंसर लगाया 36 का? हाँ, 36 का भी वाष्पोत्सर्जन। पौधे में वाष्पोत्सर्जन के कारण कौन सी क्रिया आवश्यक हो जाती है? क्या लगाएंगे? जल का अवशोषण। वाष्पोत्सर्जन की दर दिन में क्यों बढ़ जाती है? आप तो ये बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? सूर्य के कारण। साथियों, और 2 क्वेश्चन बचा है, इसे भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, पौधे में संवहन की प्रक्रिया किस ऊतक के माध्यम से होती है? तो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से नियंत्रित होता है? तो ये होता है रंध्रों द्वारा, एस्टोमेटा द्वारा। आज के लिए इस क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, आप थोड़ा सा भी जब जब टाइम मिले देखिएगा, ये आपके हमेशा मदद करेगा ना। इस चैनल से आप ज़रूर सीखेंगे। दिन रात आदमी लगा हुआ है, वही काम कर रहा है, अनुभव है, कौन सा क्वेश्चन आता है कौन नहीं आता है, सब कुछ है ना। और एनर्जी अच्छी जगह लगे तो ही अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। अच्छा, अगला जो चैप्टर होगा उसका नाम है पादपों में जनन। पादपों में जनन, जनन जनन बात बुझाता है ना। चलिए, हम तो डर गए कि आवाज़ें नहीं है क्या रजा।